हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, जिसमें हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में कि किस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और किस प्रकार से उसमें का चुनाव होता है, किस प्रकार से चुनाव होने के बाद तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उसके बाद में हमने विशेष प्रकार की उसकी उन्मुक्तियों के बारे में भी पढ़ा, विशेषाधिकारों के बारे में। उसी क्रम में अगला टॉपिक है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कितना कार्यकाल होता है हमें भी ज्ञात है, सबसे आप लोग को ज्ञात होगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व ही यदि कोई मृत्यु हो जाए या कोई आकस्मिक घटना हो जाए या किसी लंबी बीमारी के चलते राष्ट्रपति अपने पद का त्याग करता है तो नवीन राष्ट्रपति के चुनाव के समय ये नहीं होगा कि शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति को चुना जाए, बल्कि वो दोबारा से जो चुनाव होते हैं तो वो 5 वर्ष की कार्यकाल के लिए ही होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है यदि मृत्यु, त्यागपत्र तथा महाभियोग के द्वारा पद मुक्ति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष के लिए ही होता है, नए की शेष अवधि के लिए। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी संवैधानिक परंपरा विकसित हो चुकी हुई है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं होगा। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने का इच्छुक है तो वो 2 बार तो राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है। इसके बाद यदि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने का इच्छुक हो तो संवैधानिक व्यवस्था उसे इस बात की इजाजत नहीं देती है कि यानी राष्ट्रपति 1 बार या 2 बार, बस 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कोई एक व्यक्ति एलिजिबल नहीं हो सकता। उसके बाद में कहा है अगला टॉपिक महाभियोग। महाभियोग का अर्थ होता है कि उच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति से यदि कोई गलती हो जाए किसी कारणवश तो उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। क्योंकि पदाधिकारी उच्च है तो उस अभियोग भी उसका बहुत ही उच्च होगा, इसलिए इसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। महा यानी ऊंचा महान व्यक्ति और ऊंचा महान उसका अभियोग। तो भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 61 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या किसी कारणवश कोई ऐसी कार्यविधि को अपना चुका है जो भारतीय संविधान के अनुसार या भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बन चुकी है तो ऐसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उस महाभियोग के साबित होने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का अधिकार केवल और केवल संसद के दोनों सदनों को ही प्राप्त है। दोनों सदन वही लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। अभियोग लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद उसे सदन में विचार विमर्श हेतु पेश किया जाता है और यदि सदन के सदस्यों की उपस्थित संख्या के 2/3 उपस्थित सदस्यों द्वारा आरोप स्वीकृत हो जाने पर उसे संसद के द्वितीय सदन के पास भेज दिया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो संविधान के अनुसार के तरीका है उसी के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर अभियोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगा सकता,
क्योंकि राष्ट्रपति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग भी केवल संसद के दोनों सदन के सदस्य ही उस पर आरोप लगा सकते हैं। संसद का अर्थ वही लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही संसद के सदस्य होते हैं और वही लोग राष्ट्रपति पर आरोप लगा सकते हैं। तो यदि संविधान का लगातार उल्लंघन राष्ट्रपति कर रहा है या कोई ऐसी कार्यवाही को कर बैठा है जिससे भारतीय संविधान, सभ्यता, संस्कृति और भारतीय गरिमा को उस पद के अनुसार आरोप लगाया जा गया है, उसके पद के हिसाब से गलत कार्य वो कर रहा है, तो आरोप लगाया जा सकता है। आरोप लगाने के लिए किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। जैसे माना हमने लोकसभा से वो उपस्थित हुआ, लोकसभा में सबसे पहले राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाने की बात उठी। इसका अर्थ ये होता है कि किसी ने यदि राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है तो वो उस लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही महाभियोग लगाया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? हमें ज्ञात है कि वर्तमान में 545 से लेकर 552 तक लोकसभा के सदस्यों की सीमा होती है। तो 552 ही है अभी, तो उसका 1/4 सदस्य यदि हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं तो वह महाभियोग की श्रेणी में आता है। तो हस्ताक्षर सहित पत्र देने के बाद उसे 14 दिन तक बिल्कुल एक बंद बस्ते में रख दिया जाता है, उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। उसके बाद जब उस पर कार्यवाही शुरू होती है 14 दिन बाद, तो संसद में उस दिन जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनके 2/3 सदस्यों की स्वीकृति हस्ताक्षर सहित होनी चाहिए। यदि 2/3 सदस्यों की स्वीकृति मिल जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे दूसरे सदन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। संसद के दोनों सदन में किसमें पहले ये शामिल होगा, किसमें बाद में होगा, ये निश्चित नहीं है। यदि लोकसभा सबसे पहले आरोप लगाता है तो वो पहले वहाँ पारित होगा, उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा। और यदि राज्यसभा पहले आरोप लगाता है तो पहले राज्यसभा में पारित होगा और बाद में लोकसभा में वो पारित किया जाता है। तो 2/3 सदस्यों के उपस्थित सदस्यों के बाद स्वीकृति के बाद ही संसद के द्वितीय सदन में ये भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इस अभियोग की स्वयं जांच करता है और इस कार्य के लिए एक समिति भी नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वह स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से इस जांच का हिस्सा बन सकता है। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से आरोप सिद्ध कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृति की तिथि से ही राष्ट्रपति को पदमुक्त समझा जाता है। कि जब महाभियोग दूसरे सदन में पहुंचा दिया जाता है तो दूसरे सदन में भी वही कार्यवाही होती है कि उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद 2/3 सदस्यों की बहुमत से वो आरोप यदि सिद्ध हो जाता है तो उस राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव के अनुसार पद मुक्त कर दिया जाता है, यानी आरोप स्वीकृति हो गई। लेकिन इस महाभियोग में या तो दूसरा सदन स्वयं जांच करता है या एक समिति नियुक्त कर देता है और उस समिति के माध्यम से ही वो जांच समिति महाभियोग के अनुसार कार्य करती है। और इसमें एक विशेष अनुमति ये भी है कि इन समस्त कार्यविधियों में राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को भी शामिल कर सकता है और पूरी कार्यविधि में वो पूर्ण रूप से शामिल रहता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर आरोप लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत विशेष बात है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है। विशेष बात ये है कि जांच के कार्यकाल में भी राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन रहते हुए कार्य बराबर करता रहता है और 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। जब तक नव निर्वाचित राष्ट्रपति
उत्तराधिकारी के रूप में पद ग्रहण नहीं करता, तब तक पूर्व राष्ट्रपति ही कार्य करता रहता है। मृत्यु, त्यागपत्र व महाभियोग की स्वीकृति के कारण नए राष्ट्रपति का निर्वाचन न होने तक उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का संचालन करता है, और यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। ऐसा संविधान में व्यवस्था की गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के बाद राष्ट्रपति खुद इसमें शामिल रहता है और लगातार महाभियोग चलाते समय में भी कार्य करता रहता है। महाभियोग साबित होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, और नए राष्ट्रपति जब तक उत्तराधिकारी के रूप में उस पद की शपथ नहीं लेता, तब तक पूर्व राष्ट्रपति ही जिस पर महाभियोग लगाया गया है वही कार्य करता रहता है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के द्वारा उसको पदमुक्त किया जाता है, तो पदमुक्ति के बाद यदि वो कार्य न करना चाहे तो उसके कार्य को उपराष्ट्रपति उस समय कार्य कर सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए किसी कारणवश, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस पद को कार्यभार संभालता है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अवेलेबल ना हो, तो जितने भी न्यायाधीश हैं उन सब में से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, वरिष्ठतम का अर्थ जो अनुभव में और उम्र में सबसे ज्यादा हो, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है। तो संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा महाभियोग के द्वारा एक राष्ट्रपति को उसके पद से पदमुक्त किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यों की। तो राष्ट्रपति के कार्य भी बहुत सारे होते हैं, अनेक कार्य राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के कार्यों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला कार्य है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। नंबर 2 है विधायी शक्तियां। नंबर 3 है न्यायिक शक्तियां, और नंबर 4 है वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति ये प्रमुख कार्य करता है। ये चारों ही शक्तियां एक बहुत बड़ी शक्तियों का प्रदर्शन करती है। तो इसे बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें केवल इतना ही पढ़ना है कि राष्ट्रपति के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, जो तीनों ही सरकार के जो 3 प्रमुख भाग है उन शक्तियों का प्रदर्शन करती है। और चौथी इम्पोर्टेंट शक्ति है वित्तीय शक्तियां। तो इन चारों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे।